हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। सच बात बोलो तो यहाँ अब ठंड कम हो गई है, लेकिन आई विल स्टिल वेयर वार्म क्लोथ्स। सर्दियाँ गर्मियों से हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है। सो या वेल, आज का केस हमारी नेबरिंग कंट्री का है एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। बट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस केस। क्या तुम्हें कभी लॉटरी के कॉल्स आए हैं? आप 1 लाख रुपए के विजेता हैं, आप 2 करोड़ के विजेता हैं, ये सारा पैसा आपका है। बस बदले में हमें आपका बैंक इन्फो, आपका पिन नंबर, आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। ऐसे कई सारी कंपनीज कहीं लोगों का डेली बेसिस पे बहुत फ़ायदा उठाते हैं और लोग कई बार फंस भी जाते हैं, कभी पैसे के लालच में, कभी ट्रिप्स के लालच में। तुम्हें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि कौन आता होगा ऐसे लोगों की बातों में, पर सच बात तो ये है कि कहीं सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गलेबल हैं और ऐसी स्कीम्स, ऐसी बातों में कहीं सारे लोग आ जाते हैं। पर इमेजिन करो कि क्या ऐसे स्कीम के चलते हुए एक इनोसेंट लड़की की जान चली जाए। तो सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड ख्याति श्रेष्ठा। नेपाल 2009। ख्याति श्रेष्ठा नेपाल में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। बचपन से ही ख्याति पढ़ाई में बहुत स्मार्ट थी और उसने बचपन में ही ये सोच लिया था कि मैं बड़े होकर पायलट बनूंगी, और वो उस हिसाब से पढ़ाई भी करती थी। ये नहीं कि बोला और हो गया। ख्याति 10th में अच्छे नंबर से पास हुई थी एंड उसके पेरेंट्स उसका 10th का रिजल्ट देख के रियश्योर हो गए थे कि हाँ, हमारी बेटी पढ़ाई कर लेगी, हमारी बेटी पढ़ाई कर लेगी, तो हमें इस पर पैसा लगाना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, इसे सपोर्ट करना चाहिए हमें। क्योंकि ख्याति को 12th के बाद कॉलेज के लिए फॉरेन जाना था, तो ख्याति के पेरेंट्स कहीं टाइम से उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचा रहे थे, विच इज़ वेरी स्वीट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ख्याति के पेरेंट्स भी कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर वो अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। जस्ट योर एवरेज मिडिल क्लास फैमिली विद बिग ड्रीम्स एंड होप्स। टॉकिंग अबाउट ख्याति's फैमिली, ख्याति श्रेष्ठा की फैमिली बीरत नगर एरिया में रहती थी रेंट पर, और जिस आदमी के घर में ये लोग रेंट पर रहते थे उसका नाम था बीरेन श्रेष्ठा। इस आदमी का ख्याति श्रेष्ठा की फैमिली से कोई रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट बीरेन तो नेपाली भी नहीं था। बीरेन श्रेष्ठा का असली नाम था बीरेन प्रधान, जो कि 43 साल का साइंस टीचर था। बीरेन कई साल पहले दार्जिलिंग से नेपाल 1985 में आया था और इतने साल नेपाल में रहने के बाद उसने यहीं घर बना लिया था, एज ही वॉज अर्निंग गुड फ्रॉम टीचिंग इन काठमांडू वैली स्कूल। और नेपाल में आने के बाद उसने अपना सरनेम प्रधान से श्रेष्ठा कर दिया था ताकि लोग उससे ज़्यादा क्वेश्चन न करें। बीरेन और ख्याति की फैमिली कई साल से साथ में रह रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्लोज हो गए थे। और कई बार बीरेन ने ख्याति को पढ़ाया भी था ट्यूशन, एज ही वॉज अ स्कूल टीचर, और वो साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता था बाकी बच्चों को। पर ख्याति के 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद या फिर कॉलेज में जाने के बाद बीरेन को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करने के लिए उसने अपना घर बेचने की सोची, जहां ख्याति श्रेष्ठा की फैमिली भी रेंट पे रहती थी। बीरेन ने ख्याति के डैड से बात करी और उन्हें समझाया कि दे विल हैव टू मूव आउट, क्योंकि वो घर बेचने वाला है। थोड़ा बुरा तो उन्हें भी लगा होगा क्योंकि इतने साल से लोग यहीं रह रहे थे, बट इट एक्चुअली काइंड ऑफ वर्कड आउट फॉर देम, क्योंकि ख्याति का कॉलेज काठमांडू में था और अभी जहाँ ये लोग रह रहे थे बीरत नगर, वो काठमांडू से करीब 370 किलोमीटर दूर था। तो ख्याति के पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम काठमांडू ही मूव कर ले बेटी के साथ। तो उन्होंने काठमांडू में मूव करा, एक किराए पर घर लिया और ख्याति का एडमिशन जुबिलेंट कॉलेज ऑफ रिसर्च में हो गया। और कॉलेज में भी ख्याति ढंग से पढ़ाई कर रही थी और अपने फॉरेन कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रही थी। पर पढ़ाई के अलावा ख्याति को घूमने का बड़ा शौक था। सो ऑन 5 जून 2009 ख्याति श्रेष्ठा को फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसमें उसे ये पता चला कि वो एक वुमेन मैगज़ीन के लकी ड्रॉ में जीत चुकी है और फर्स्ट प्राइज़ के इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपीज़ और 12K इन इंडियन रुपीज़, सो 12K इन इंडियन रुपीज़ और पोखरा घूमने के लिए एक टिकट भी फ्री मिली है, विच इंक्लूडेड ऑल द एक्सपेंसेस पेड। तो चाहे वो बस से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे वो कुछ भी खाए, सब कुछ उसके लिए पेड था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोखरा बहुत ही खूबसूरत और नेपाल में वन ऑफ द मोस्ट आइड अपॉन टूरिस्ट प्लेस है। अगर तुमने कभी पोखरा की इमेजेस देखी हैं तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक ट्रैवल जंकी के लिए कितनी खुशी की बात थी ये। देयर इज सो मच टू डू देयर एंड सीनरी इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। तो ख्याति को पैसे तो मिले ही थे, पर पोखरा भी बिना किसी खर्चे के घूमने के लिए मिल रहा था, और क्या चाहिए था उसे। सो ख्याति ने उस मैसेज का रिप्लाई करा और उसे इमीडिएटली इस वुमेन मैगजीन की एक रिप्रेजेंटेटर से कॉल आया, जिसने उसे कहा कि प्राइस और पोखरा की टिकट्स के लिए ख्याति को बताए हुए एड्रेस पर जल्द ही आना पड़ेगा। नाउ ऑब्वियसली दिस साउंड्स वेरी स्केची। कोई तुम्हें एड्रेस पर बुला रहा है, कम ऑन। पर अगर तुम लोगों ने मेरी सुष्मिता रेग्मी वाली वीडियो देखी है
तो तुम्हें पता होगा कि ऐसी कॉल्स आना तब नेपाल में बहुत कॉमन था। आजकल तो कोई भी ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसेगा, पर उस समय ऐसे स्कैम्स में फंसना बहुत ज़्यादा आम था। पीपल वर लेस वेरी बिफोर, सो श्रेष्ठा के साथ भी वही हुआ। शी वॉज बीइंग स्कैम्ड, पर किस हद तक ये चीज़ अभी श्रेष्ठा को नहीं पता थी। ख्याति ने अपने पेरेंट्स को बताया इस प्राइज़ के बारे में, एंड थिंकिंग कि ये प्राइज़ मनी श्रेष्ठा के अब्रॉड जाने में हेल्प करेगा। एंड जो एड्रेस उस लेडी ने दिया था वो भी उनके घर से कुछ घंटे की दूरी पर ही था, तो उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मान गए। पर उन्होंने घर के सर्वेंट को भी ख्याति के साथ जाने के लिए कहा, जिसका नाम राम था। ख्याति अपने हाउस सर्वेंट के साथ पुटाली स्ट्रीट पर पहुंच गई। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो ये एक फीमेल रिप्रेजेंटेटर से मिले, जिसने ख्याति को कहा कि टिकट वेरीफाई होने और प्राइज मनी मिलने में इन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए ख्याति ने राम को घर वापस भेज दिया और कहा जब यहाँ पे सब कुछ निपट जाएगा तो मैं अपना आप ही घर आ जाऊंगी। इसके बाद ये वुमेन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटर ख्याति के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए इसे अपने घर ले गई, और घर में अंदर घुसते ही ख्याति ने वहाँ एक आदमी को चेयर पर बैठा देखा। ये आदमी और कोई नहीं, बीरेन श्रेष्ठा था। बीरेन को देखकर ख्याति शॉक थी, और बीरेन ने भी ऐसा प्रिटेंड करा कि वो ख्याति को देखकर शॉक में है। उसने ख्याति से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो, तो ख्याति ने उसे पूरी लकी ड्रॉ की कहानी सुनाई। बीरेन ने कहा कि वो इस मैगजीन के साथ प्राइज एलोकेट करने के लिए काम कर रहा है, और थोड़ी देर बात करने पर बीरेन ने ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी। ख्याति बीरेन को कई सालों से जानती थी, बचपन से इनफैक्ट, तो उसने एक कोल्ड ड्रिंक ले भी ली उससे, और बीरेन ने ख्याति की इस इनोसेंस का फायदा उठाया क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिली हुई थी। ख्याति घर से सुबह निकली थी, पर अब शाम हो चुकी थी और ख्याति घर वापस नहीं आई थी। तो ख्याति के पेरेंट्स को अब चिंता होने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में 3-4 घंटे लगने चाहिए थे। ख्याति ने जाने से पहले इस मैगजीन की लेडी का नंबर अपने डैड को दिया था, तो उसके पापा ने इस नंबर पे कॉल करा। उन्होंने कॉल करा इस पे, बट नोबडी वाज पिकिंग इट अप। तो चिंता में आके उसकी फैमिली ख्याति को ढूंढने लगी। उन्होंने ख्याति को आसपास की स्ट्रीट्स में ढूंढा, उस जगह भी जाकर ढूंढा, और ख्याति के फ्रेंड्स को भी फ़ोन करा कि कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं आ गई है। जब अचानक ख्याति के डैड को एक मैसेज आया, और ये मैसेज पढ़ने के बाद ख्याति के डैड और भी ज़्यादा डर गए थे, बिकॉज ख्याति वॉज किडनैप्ड। मैसेज में लिखा गया था कि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, और अगर तुम हमें 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम उसे मार देंगे। ख्याति के डैड पैनिक हो गए थे। उन्होंने अपनी वाइफ को इस मैसेज के बारे में बताया और पुलिस को कॉल करने की सोची, पर फिर उन्हें याद आया कि कई महीनों से बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, और इन किडनैपिंग में जब भी घर वालों ने पुलिस वालों को कॉल करा या फिर पुलिस वालों की मदद ली थी तो उनके बच्चों की मौत हो गई थी। सो दे वर हेजिटेंट इन टेकिंग हेल्प ऑफ द पुलिस। उन्होंने अपने सर्वेंट राम को बहुत डांटा और घर से बाहर निकाल दिया, बट दिस वाज जस्ट प्रोजेक्शन, यू नो। उस समय वो लोग गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने राम को बहुत कुछ भला बुरा बोला होगा। पर थोड़ी देर बाद उन्होंने राम से माफी मांगी और उसे सब कुछ बताया, और राम को भी चीज पता थी कि ये लोग टेंशन में है, इसलिए उसने कुछ ज्यादा बोला नहीं। और राम ने ख्याति के पेरेंट्स से कहा कि मैं आपकी हर एक वे में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वो डिबेट कर रहे थे ये चीज कि हम पुलिस की हेल्प ले कि नहीं ले, या फिर पैसे दे दें सीधा। तो बहुत सोचने के बाद ख्याति के पेरेंट्स ने यह डिसाइड करा कि नहीं, हम अपनी बेटी की लाइफ रिस्क में नहीं डालेंगे। उन्हें उनकी बेटी जान से ज्यादा प्यारी थी ऑब्वियसली, और ख्याति के पेरेंट्स अब 10 लाख रुपए का इंतजाम करने लगे। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, और इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे जमा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर ख्याति के पेरेंट्स उसके अब्रॉड जाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, एज आई मेंशन बिफोर, और थोड़ा पैसे इधर उधर से मांग कर और अपनी ज़मीन गिरवी रख कर उन्होंने फाइनली 10 लाख रुपए बटोर लिए। नाउ दे वर जस्ट वेटिंग फॉर दिस गाइस मैसेज। अगली सुबह ख्याति के डैड को एक मैसेज आया जिसमें यह लिखा था कि पैसे लेकर आप बुटवाल आ जाओ, जो कि काठमांडू से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उन्होंने वो ही करा। वो जल्दी जल्दी जीप में बैठकर बुटवाल पहुंच गए, और जैसे ही वो बुटवाल पहुंचे उन्हें एक और मैसेज आया। मैसेज में ये लिखा था कि बुटवाल से अब आप चितवन आ जाओ, जो कि 150 किलोमीटर दूर था। सो मजबूरी में वो चितवन निकल गए, जहाँ से दोबारा उन्हें सोनाली आने के लिए कहा गया। और सोनाली पहुंचने के बाद ख्याति के पेरेंट्स को एक आखिरी मैसेज आया, अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो पैसे लेकर बॉर्डर क्रॉस करके दार्जिलिंग पहुंच जाओ, और पुलिस को इन्फॉर्म करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ख्याति के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, भला उनकी बेटी को कोई दार्जिलिंग क्यों ले जाएगा नेपाल से बाहर। पर फ्लाइट की अरेंजमेंट करके ख्याति के पेरेंट्स वहाँ पहुँच गए, और फिर उन्हें एक मैसेज के थ्रू एक होटल का एड्रेस मिला, जो कि वापस नेपाल में ही था, जिसके साथ ये भी लिखा था कि तुम लोग नहीं, बस राम को पैसे लेकर इस होटल में भेजना, वरना तुम्हारी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, और तुम लोग
वापस नेपाल, ककार भीटा चले जाओ, पैसे मिलते ही तुम्हारी बेटी तुम तक पहुंच जाएगी। दिस वॉज अ वियर्ड डिटेल, पर ख्याति के पेरेंट्स ने इस किडनैपर की बात मानी और राम को ककार बेटा पैसों के साथ छोड़कर वो वापस काठमांडू चले गए। दे वर टायर्ड। इतना ट्रैवल करने में तो कौन नहीं थकता, ऑब्वियस सी बात है, पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बेटी चाहिए थी तो फिर किडनैपर की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो वैसा ही हुआ। राम पैसे लेकर होटल में गया। वहां राम एक आदमी से मिला जिसने उससे पैसे लिए और राम इस आदमी को देखते ही पहचान गया था, बिकॉज इट वॉज बीरेन ओनली। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था और राम वापस ख्याति के पेरेंट्स के घर काठमांडू चले गया। बीरेन ने राम को जाते हुए कहा था कि किसी को भी कुछ बताने की कोशिश मत करना, और जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुम वैसा ही करोगे तो ख्याति तुम्हारे घर काठमांडू पहुंच जाएगी। उन तीनों को यही लगा, ख्याति के पेरेंट्स को और राम को, कि अब तो पैसे दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, अब तो क्या पता ख्याति घर वापस आ जाएगी। पर काठमांडू पहुंचने के बाद भी वो वापस नहीं आई। उसके डैड ने उसी नंबर पर कई बार मैसेज करा, कई बार कॉल करा, पर पैसे मिलने के बाद वो नंबर बंद हो गया था। फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने पुलिस को कॉल कर ही लिया और अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में सारी डिटेल उन्होंने पुलिस को बता दी। पुलिस पहले तो ख्याति के पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने सीधा पुलिस को कांटेक्ट नहीं करा था, बट दे अंडरस्टूड और वो इन्वेस्टिगेशन पर लग गए। उन्होंने ख्याति के पेरेंट्स से सब कुछ पूछा और कहा कि आपको इतनी जगह ट्रैवल क्यों करना पड़ा, टू विच दे रिप्लाइड कि हमें नहीं पता। फिर पुलिस ने ख्याति के पेरेंट्स से पूछा कि क्या आपने कोई अनयूजुअल चीज़ नोटिस करी इस पूरे बीच में। तो तब राम ने बताया कि हाँ, जिस आदमी से मैं मिला था वो बीरेन श्रेष्ठ था, हमारे पुराने घर का ओनर। पुलिस ने सीधा बीरेन को ट्रेस करना शुरू कर दिया था। उसका नंबर तो ख्याति के पेरेंट्स के थ्रू पुलिस के पास ही था। पुलिस ने सबसे पहले बीरेन का नया घर चेक करा और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें यह पता चला कि बीरेन कई महीनों से इस घर में आया ही नहीं था। इनफैक्ट उसके घर में कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं थी। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ क्या, उसके घर में कोई भी सामान नहीं था, एक खटिया को छोड़कर। फिर जिस लोकेशन में ख्याति के पेरेंट्स गए थे, पुलिस उस लोकेशन में जाकर चेक करने लगी। पुलिस बीरेन को बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, पर फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को रैंडमली एक सर मिला। ये सर काठमांडू से काफ़ी दूर था और पूरा डिकम्पोज हो चुका था, और इस सर के मिलने के बाद अलग अलग जगह पर कुछ बॉडी के पीसेस मिलना शुरू हुए। थिंकिंग कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन ख्याति के पेरेंट्स को बता देंगे तो वो लोग तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। तो पुलिस ने श्योर होने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने का वेट करा, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मिलने के बीच में भी पुलिस को कई सारे बॉडी पार्ट्स मिले अलग अलग जगह पर। कहीं पुलिस को 2 हाथ के पीसेस मिलते तो कहीं उन्हें 1 पैर का पीस मिलता, और फिर फाइनली 18 दिन बाद पुलिस ने बीरेन को पकड़ लिया और वो सीधा बीरेन को इंटेरोगेट करने में लग गए, जिसके बाद बीरेन ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। बीरेन श्रेष्ठ और बीरेन प्रधान एक बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करता था और टीचिंग करते हुए वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, जिसके चलते उसने नेपाल में 2 घर बनाए थे। पर बीरेन की एक बुरी आदत थी, वो बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था। पहले तो बीरेन जुए से काफ़ी सारे पैसे जीता था, पर फिर धीरे धीरे वो काठमांडू के एक कसिनो में अपने सारे पैसे हारने लगा और डेट पूरा करने के लिए वो अपना घर का सारा सामान बेचता रहा और हारता रहा, और फिर भी वो जुआ खेलता रहा। और एक दिन उसकी डेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे अपना घर बेचना पड़ा, एज रिमेंबर फ्रॉम द बिगिनिंग। घर बेचने पर भी बीरेन का गैम्बलिंग का पैसा पूरा चुटता नहीं हुआ था। पहले बीरेन ने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, पर फिर काठमांडू के उस कसिनो के लोगों ने उससे कहा कि अगर बिना पैसे दिए वो कहीं भी गया तो वो उसे ढूंढ कर मार देंगे। अब बीरेन पर बस एक रास्ता बचा था, वो था क्राइम का। तो उसने सबसे पहले चोरी करने की सोची, पर वो उससे नहीं हुई। और जब वो सब जगह से हार गया था तो उसे लास्ट में एक डिटेल याद आई। उसे याद आया ख्याति के बारे में, कि कैसे ख्याति के पेरेंट्स अपने सारे पैसे बचा रहे थे ख्याति को कॉलेज भेजने के लिए फॉरेन में। बीरेन को ये भी पता था कि ख्याति के नाम पर उसके पेरेंट्स ने कुछ ज़मीन ली है। तो इसके बाद बीरेन ने ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। अब बीरेन खुद ख्याति से बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसको पहचानती थी, तो बीरेन ने अपनी ही एक स्टूडेंट को इस प्लान में शामिल करने की सोची, जिसका नाम मरीना शाक्या था। और फिर इन दोनों ने ही मिलकर ख्याति को लकी ड्रॉ के जाल में फंसाया। बीरेन का प्लान पहले तो बस ख्याति को डराने का था, पर फिर उसे डर लगने लगा कि कहीं वापस जाकर ख्याति पुलिस को सब कुछ बता न दे, इसलिए उसने ख्याति को गला दबाकर बेहोश करने की कोशिश करी और फिर अनकॉन्शियस हालत में ही उसने ख्याति की बॉडी को पीसेस में काटना शुरू करा। और काठमांडू से करीब 17 किलोमीटर के रेडियस में कहीं जंगल में, कभी नदी में, कभी रोड में वो ये पीसेस फेंकने लगा। बीरेन को ये तो पक्का पता था कि एक ना एक दिन ये पीसेस पुलिस को मिल ही जाएंगे, पर उसने सोचा
कि शायद तब तक ये बॉडी पार्ट्स डिकम्पोज हो जाएं और शायद अलग अलग जगह पर पीसेस मिलने की वजह से पुलिस कंफ्यूज हो जाए और इस केस को ड्रॉप कर दे। पुलिस ने बिरेन के कन्फेशन के बाद मेरीना को भी पकड़ लिया था पूछताछ के लिए, पर मेरीना वो ख्याति की मौत से बिल्कुल भी फेज नहीं हुई थी। मेरीना का मेन कंसर्न ये था कि कहीं कोर्ट में उससे ज़्यादा पनिशमेंट ना मिल जाए। उसने अपने डिफेंस में ये कहा कि मुझे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने तो बस ख्याति से कॉल पे बात करी थी। Tattoo. Okay, but Urus, right? Urus, yeah. I also have. See, I just hope for these things you can help me small punishment here, because I know it's not really easy, but still have my glory for me. I have no idea why she was laughing or why she looked so happy in this video. अब पूरी बात कंफर्म हो चुकी थी कि जो बॉडी पार्ट्स पुलिस को मिले थे वो ख्याति के ही थे। तो उन्होंने फाइनली ख्याति के पेरेंट्स को ये बताया कि अब आपकी बेटी नहीं रही। इस न्यूज़ के चलते स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था और वो सब ही बिरेन की डेथ पेनल्टी के लिए मोर्चा निकाल रहे थे। कोर्ट में ये केस काफ़ी टाइम तक चला, पर आखिर में बरीना को 20 साल और बिरेन को 39 साल की जेल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई फॉर अबडक्टिंग एंड मर्डरिंग ख्याति श्रेष्ठा। इट्स रियली सैड क्योंकि ख्याति श्रेष्ठा की तरह उस साल कई सारी लड़कियां मरी थी, पर ख्याति के केस में एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होने की बजाय बिरेन ने एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की की जान ले ली जस्ट बिकॉज ही वॉज अ गैम्बलर। एंड विद दैट ख्याति श्रेष्ठा का केस यहीं पर समाप्त होता है। आफ्टर दिस वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि डोंट फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ स्कैम्स गाइस एंड सब्सक्राइब मी बिफोर आई हिट 1 million. Please take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you. And I will see you very, very soon. Bye bye.